हेलो, गुड इवनिंग क्लास। जी, गुड इवनिंग टू ऑल सर ऑफ यू। माइक ऑन करें अपना। मेरी सर आवाज़ माइक आ ऑन रही है? कर ले। माइक माइक इज जी, ऑफ। ओके, सॉरी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लास? सर माइक ऑन करें आप अपना। माइक ऑन है भैया। योर माइक इज ऑफ। माइक तो ऑन ऑन है। जी, आप आवाज़ आई? यस सर, क्लियर है सर। जी जी जी। देखिए, ग्रुप में आप एक मैसेज पढ़ रहे होंगे और सभी लोग आप जानते हैं कि 14 तारीख की हमारी एक स्पेशल क्लास होने जा रही है। आप लोग सभी को जानकारी है उसकी? यस सर। तो देखिए, चूंकि वो स्पेशल क्लास है तो आप सभी लोगों को उसमें मैक्सिमम नंबर में उपस्थित रहना है ना। जब कोई चीफ गेस्ट हमारे आने वाले हों क्लास में तो आप सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्लास में आइएगा, ठीक है ना। हाँ, तभी आपको उस दिन आपको अपने कैमरे भी ऑन रखने चाहिए, जो कि आप रूबरू होंगे तो सामने वाले को दिखेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। तो अपने क्लास की पोजीशन, कैमरों की पोजीशन सब फिट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के आयोजन मैं अक्सर क्लास में कराता रहूँगा। और ये आपको देखो, मेहनत आपको स्वयं ही करनी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से मिलके आपको प्रेरणा मिल सकती है। आप उनसे कुछ रूबरू होंगे तो आपका आत्मविश्वास जो किसी पॉइंट पे कहीं डिगा हुआ है उसको संबल मिल सकता है, समर्थन मिल सकता है। इज दैट क्लियर? तो मेहनत तो आप ही को करनी है, आप ही को चलना है। हम लोग तो आपके मार्गदर्शक मात्र हैं। हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आपको किधर से कैसे जाना चाहिए, लेकिन हम आपके साथ नहीं चल सकते। केवल हम आपके टॉर्च बियरर हैं, मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम जो है चैप्टर 9 तक पढ़ चुके हैं आईपीसी का। और आज चैप्टर 9A एक इलेक्शन से संबंधित ये एक चैप्टर है। तो इसकी कुछ 2-3 धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे कभी कभी प्री में सवाल आ जाता है। तो एक तो इसमें 171A है और 171B है। ये ध्यान रखिएगा कि जो 171A है उसमें कैंडिडेट, एक इलेक्टोरल राइट डिफाइन किया गया है, कैंडिडेट डिफाइन किया गया है। तो पढ़िए 171A, कोई पढ़िए जरा। जी पढ़िए। कैंडिडेट जी जी। पहले आप में गाड़ी छुटवा देते हो तुम लोग। सेक्शन 171 इलेक्टोरल राइट। जी जी। सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ऐसे बोल के पढ़िए, कैंडिडेट। ऐसे बोल के पढ़िए कि सर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। जी। जी सर। इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। For the purposes of this chapter, candidate means a person who has been nominated as a candidate of an election. Electoral right means the right of a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to vote or refrain from voting at an election. जी, देखिए, कैंडिडेट 171A के सब क्लोज ए में बताया गया है और बी में इलेक्टोरल राइट बताया गया है। तो अभ्यर्थी, तो आप समझ ही गए होंगे, अभ्यर्थी उस व्यक्ति से मतलब है जो कि क्या हुआ है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। देखिए, आप लोग इलेक्शन से तो सब वाकिफ़ हैं। भारत में सबसे ज़्यादा होने वाली कोई चीज़ है तो वो इलेक्शन है। हर दूसरे महीने, तीसरे महीने कुछ ना कुछ इलेक्शन चलता रहता है।
कभी किसी स्टेट की विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, कहीं नगर निगम का इलेक्शन चल रहा है, कहीं पंचायत का इलेक्शन चल रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा देश में कुछ चल रहा है तो वो इलेक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो अभ्यर्थी वो व्यक्ति है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जिसने अपना कैंडिडेचर भरा है, जिसने देसी भाषा में कहें तो जिसने पर्चा भरा है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अभी हमारे यहाँ सहारनपुर में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। तो उसमें जो व्यक्ति पर्चे भरेंगे, जिन्हें टिकट मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, वो कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। और इलेक्टोरल राइट जो है, ये सब क्लोज बी कह रहा है, इलेक्टोरल राइट मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड। किसी चुनाव में खड़े होने और ना होना, दोनों अधिकार हैं इसमें, ठीक है। और एज और टू विदड्रॉ फॉर फ्रॉम बीइंग ए कैंडिडेट और टू वोट और रेफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। निर्वाचन अधिकार में ये बताया गया है कि निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना या ना खड़ा होना, अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वो इलेक्टोरल राइट है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सवाल पे नेगेटिव सवाल बन सकता है, इसमें कई सारे राइट बताए गए हैं, तो वो दे के पूछ सकता है कि इलेक्टोरल राइट में कौन सा अधिकार अभिप्रेत नहीं है। तो वहाँ वो 3 अधिकार तो इसमें से उठा के दे देगा और एक अधिकार वो मनगढ़ंत बना के रख देगा, चौथे वाला। तो अगर आपने ये धारा अच्छे से समझी होगी तो आप उसका जवाब दे देंगे, और नहीं समझी होगी तो फिर आप चवन्नी उछालेंगे। चवन्नी तो अब चलनी बंद होगी, 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का उछालेंगे, ठीक है भैया। अब 171B देख लीजिए, ये ब्राइबरी की बात करता है, रिश्वत, ठीक है। तो रिश्वत को पढ़िए, ब्राइबरी पढ़िए जरा एक बार। जी, शबनम है क्लास में, शबनम पढ़ेगी, जरा शबनम पढ़िए जरा, ब्राइबरी क्या है 171B। मेरी आवाज आ रही है शबनम को? जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो भाई? यस सर, वॉइस आ रही है सर आपकी। जी सर, क्लियर है। शबनम नहीं सुन पा रही है शायद, तो कोई और पढ़ दीजिए भाई। सर मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़िए। Section 171B, bribery. Number 1, whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right, or of rewarding any person for having exercised any such right, or second, accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right, or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commits the offense of bribery, provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offense under this section. Second, a person who offers or agree to give or offers or attempt to procure a gratification shall be deemed to give a gratification. Third, a person who obtains or agree to accept or attempt to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as an award. जी देखिए, 171B रिश्वत के बारे में बता रहा है कि रिश्वत क्या है। रिश्वत के बारे में इस धारा ने ये बताया है कि किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषण देता है कि वह व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। तो ये देखिए, इसमें ये बताया है कि ये इससे वोट देने से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि निर्वाचन अधिकार का प्रयोग, निर्वाचन अधिकार हम पढ़ के आए हैं कौन सी धारा में, अभी जो पूर्वगामी धारा है उसमें हमने निर्वाचन अधिकार को पढ़ा है, ठीक है। तो क्या समझ आया इस धारा से?
किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषण देता है कि वह व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकारी का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, ठीक है, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पारितोषण से मतलब क्या है, कोई ग्रेटिफिकेशन दिया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे पंचायत चुनाव में गांव में आपने देखा होगा कि कोई किसी को शराब बांट रहा है ना, किसी को कोई साड़ियाँ ही बांट रहा है, किसी को कोई दावतें उड़वा रहे हैं उसमें। तो ये सब ग्रेटिफिकेशन, या कई जगह आपने देखा होगा कि पैसे भी चलते हैं, सीधा पर वोट के हिसाब से पैसे का लेन देन किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है कि भाई हमारे फेवर में आप वोट दीजिएगा, तो एक तरह से वोट को खरीदना, ठीक है। तो वो सब यहाँ रिश्वत के लिए आ रहा है। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पारितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कि अधिकार का प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है, ठीक है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। ये इसका एक्सेप्शन है, एक प्रोविजो है इसका। इसमें क्या बता दिया कि लोक नीति की कोई घोषणा या लोक कार्रवाई का कोई वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। कौन सा मुद्दा चल रहा है? ओपीएस। कोई बताएगा ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए 2004 अप्रैल से उसके बाद से जो लोग सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पाए हैं उनके लिए एनपीएस लागू हो गया है, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। और 2004 से पहले जो लोग हैं केवल वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को पाएंगे। तो अब कुछ राज्यों में कुछ पार्टियां ये घोषणा कर रही हैं कि यदि आप हमें वोट देंगे तो हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है ओपीएस लागू कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकारी जो सेवक हैं वो एनपीएस से नाखुश हैं। केवल ओपीएस 2 ही लोगों पर लागू है सेंटर की तरफ से। एक तो जो हमारी सेना है, सेना को लागू है, और जो एक हमारे देश पे जो सफ़ेद हाथी हैं, ये जो हमारे नेतागण हैं, सांसद, विधायक, इन्होंने अपने लिए ओपीएस रखी है और सेना के लिए ओपीएस है। बाकी सब डिपार्टमेंट्स पर एनपीएस लागू कर दिया था इन लोगों ने। तो अब कुछ स्टेट्स में जो है, जैसे अभी हिमाचल में भी जो वायदा किया गया था, पंजाब सरकार ने ओपीएस लागू किया है। तो इस प्रकार की ये जो घोषणा है, इस प्रकार की घोषणा रिश्वत के दायरे में नहीं आएंगी, यहाँ प्रोविजो में दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो कह रहा है, ए पर्सन हु ऑफर्स और एग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव ग्रेटिफिकेशन। ये कह रहा है जो व्यक्ति पारितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह पारितोषण देता है, ठीक है। और इसका नंबर 3 कह रहा भैया कि जो व्यक्ति पारितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह पारितोषण प्रतिगृहित करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में पारितोषण प्रतिगृहित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने पारितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया है, ठीक है भैया। तो ये 171B जो है ये रिश्वत के बारे में आपको समझ आ गया। रिश्वत क्या है, इलेक्शन के दौरान मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया कि इस प्रकार की जो बातें आप लोग इलेक्शन में देखते होंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो रिश्वत वाला मसला चलता है छोटे इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा चलता है।
एक बार आप ये देखते होंगे कि MP MLA के इलेक्शन में इतना ज़्यादा नहीं चलता जितना कि स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, क्योंकि वहाँ मैन टू मैन फाइट होती है, तो वहाँ इस तरह का अपराध बहुतायत देखा जाता है। जबकि जो बड़े इलेक्शन होते हैं, हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं या फिर हमारे जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें जो अंगे है पार्ट वो देख लीजिए। रिश्वत के लिए दंड का जो प्रावधान किया है वो पढ़ लीजिए। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both, provided that bribery by treating shall be punished with fine only। ये कह रहा है कि जो रिश्वत के लिए दंड है वो 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना या फिर दोनों। और सत्कार के रूप में यदि कोई रिश्वत दी जा रही है तो वो केवल जुर्माने से दंडनीय है। सत्कार के रूप में रिश्वत से क्या मतलब है? किसी को दावत वावत उड़वा देना, ठीक है ना, किसी को शराब पिला देना, तो ये सत्कार किया जा रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ सत्कार से रिश्वत का मुख्य रूप क्या विपरीत है, ये स्पष्टीकरण में बताया इसने कि सत्कार से रिश्वत का वह रूप विपरीत है जो पारितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है। किसी को राशन दे दिया, किसी को साड़ी दे दी, ये इस टाइप का जो मसला है। ठीक है, कोई मनोरंजन करा दिया। मनोरंजन में आप देखते होंगे कि जो रैली वैली होते हैं उसमें नाचने वाले गाने वाले बुला रखे हैं और बज रहा है वहाँ डिस्को भांगड़ा, ठीक है ना। तो इस टाइप के सत्कार में फाइन लगाया जा सकता है। इज दैट क्लियर माय डियर? ये सर जो के इलेक्शन में होता है वो भी आता है कि इस कैटेगरी? क्या? हमारे बार एसोसिएशन के इलेक्शन में भी तो होता है सर ये सब? हाँ हाँ, हम हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, बिल्कुल यही सब होता है ये सब। लेकिन ये सब धाराएं जो है ना, ये किताबी शोभा बढ़ा रही हैं, इनका कहीं इस्तेमाल होता नज़र तो आता नहीं है ना। तो अब ये जो आपका 9A है, इसकी जो बाकी धाराएं हैं इनको आप सेल्फ देख लीजिएगा। जो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट एरिया था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और इसमें अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 10 IPC जो बात करता है ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ये कह रहा है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। देखिए, जो हमारे लोक सेवक हैं उन लोक सेवक को कुछ न कुछ अथॉरिटीज़ विधि द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। तो उनके पावर्स का जो वो यूज कर रहे हैं, विधिपूर्ण पावर का वो जो यूज करते हैं, तो वैसी उनके पावर में अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य की यदि कोई अवमानना करेगा, तो ये चैप्टर नंबर 10 ऐसे अवमाननाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें एक तो 172 इसका सबसे पहला जो सेक्शन है यही समझ लीजिए। ये कह रहा है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को अगर अपने समक्ष बुलाना चाहता है तो उसको बुलाने के लिए उसके पास आदेशिकाएं होती हैं। वो कौन कौन सी आदेशिकाएं हैं आप सभी भली भांति से परिचित हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? समन से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। समन है, BW है, फिर NBW है, ठीक है ना। और कोई BW पे भी नहीं आता तो फिर क्या करती है कोर्ट भाई? NBW इशू करते हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि NBW पे भी नहीं आ रहा, NBW भी फेल हो गया। उसके बाद 82-83 डालेंगे सर। हाँ 82 हाँ हाँ, CRPC में 82-83 की कार्रवाई जिसे कहते हैं, है ना, कुर्की उर्की करेंगे उसकी, मतलब कि। तो 172 बात कर रहा है कि यदि कोई एब्सकॉन्ड कर रहा है तो समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो समनों की कार्रवाई, तामील, समनों से स्टार्ट करके, और जो ये अन्य कार्रवाई है इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, अन्य कार्रवाई में बाद वाली सारी कार्रवाई आ गई। इज दैट क्लियर? तो पढ़िए जरा 172 को एक बार। जी
मोनिका जी आप पढ़िए, मोनिका जी सुन रहे हो तो? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ तो पढ़िए भाई। सर मैं पढ़ती हूँ। पता नहीं किस बात की इंतजार करते रहते हैं। अवॉइड service of summons or other proceedings. Whoever absconds in order to avoid being served with summons, notice or other proceedings from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. Or if the summons or notice or order is to attend in person or by agent or to produce a document or an electronic record in court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. जी देखिए, यहाँ कहा कि जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, तो वह सादा कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी कितनी अवधि होगी? 1 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में 172 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यदि समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके 2 पार्ट इन्होंने बना दिए। सेकंड पार्ट कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, और फर्स्ट वाला पार्ट जो है लोक सेवक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, लोक सेवक से मतलब क्या है आपका? मान लीजिए कोई आईओ है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो समन कर रहा है आपको, वो बुला रहा है कि भाई आ जाओ, और आप नहीं आ रहे हैं। कोई अधिकारी आपको आदेश से बुला रहा है कि भाई आपको यहाँ आकर जो है आप अपना कोई स्पष्टीकरण दें, कुछ बताएं, तो वहाँ आप पहले वाले पार्ट में जाएंगे, और जहाँ कोर्ट का मसला आ जाएगा वहाँ आप सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे। और दोनों में जो सज़ा की अवधि है, पहले वाले में 1 मास की सज़ा 1 मास तक है, और दूसरे वाले में 6 मास तक है। तो 172 का यही अंतर आप ध्यान रखिएगा कि अगर न्यायालय से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ सज़ा का मापमान जो है 6 माह तक का है, जुर्माना 1000 तक का है। और यदि कोई सिंपल लोक सेवक है जो न्यायालय नहीं है, वो आदेशित कर रहा है, वो समन कर रहा है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ सज़ा का प्रावधान 1 माह तक का है, और सज़ा जो जुर्माना है वो अप टू 500 ओनली है। इज दैट क्लियर? जी 173 आप स्वयं पढ़ेंगे। 174 इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। 174 इस पे लिखा है, ये इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। ये कह रहा है नॉन अटेंडेंस इन ऑबिडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। ये कह रहा है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। ये कह रहा है whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order or proclamation proceedings from any public servant legally competent as such public servant to issue the same। देखिए 172 में तो हमने देखा है, 172 में तो आप समन की तामील से बचने के लिए फरार हो गए, लेकिन 174 में क्या है कि आपको तामीला तो हो गया, आपको सूचना मिल गई, लेकिन अब आप उस सूचना के अनुसरण में हाजिर नहीं हो रहे हैं उसके सामने, तो वहाँ यहाँ 174 का प्रावधान लागू होगा। 172 जो है वो प्रीमेच्योर है, वहाँ आप समन से ही भाग गए। आपको समन आ रहा है, आपने देखा कि समन आ रहा है, तो मैं समन से बचने के लिए भाग रहा हूँ, फरार हो रहा हूँ, समन तामील नहीं होने दे रहा हूँ होने ऊपर, तो वहाँ 172 में तो वो बात है। और यहाँ 174 में बात ये है कि आपको नॉलेज हो गई है, आपको समन तामील हो गया है या आदेश तामील हो गया है, उसके बाद आप नहीं आ रहे हैं, तो कह रहा है इंटेंशनली ओमिट टू अटेंड एट दैट प्लेस और टाइम और डिपार्ट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend of 1 month
or with fine which may extend to 500 rupees or with both, or if the summons, notice, order or proclamation is to attend a person or by agent in court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। ठीक है, तो क्या समझ आया भाई? ये कह रहा कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना, उद्घोषणा आदेश के अनुपालन में किसी ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का सासे लोप करेगा, तो फिर या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता। तो ये कहे कि आप वहाँ पहुँचे तो सही, लेकिन समय से पूर्व ही वहाँ से निकल गए। मतलब आपको कोई निश्चित समय दिया था कि आप इस टाइम वहाँ पहुँचें और मुझे मिलें, और आप क्या कहे कि आप उस समय से पूर्व पहुँचे और वहाँ से आप निकल गए। तो वैसी अवस्था में सज़ा की अवधि जो है वही है जो 172 में थी। यहाँ भी 1 मार्च तक की सज़ा का प्रावधान है, सादा कारावास है, और 500 रुपये तक का हो सकेगा वही जुर्माना। और वही अगर कोर्ट का है मामला तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 6 माह तक का सब मामला है। अथवा यदि समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है तो वह सादा कारावास है, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके इलिस्ट्रेशन हैं, 2 इलिस्ट्रेशन इसमें समझाए गए हैं। इलिस्ट्रेशन को अवश्य पढ़ना चाहिए, किसी भी सेक्शन का इलिस्ट्रेशन हो। ये इलिस्ट्रेशन ए इसका बता रहा है, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट एट कलकत्ता इन ओबीडियंस टू अ सॉपियना issuing from that court intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in this section। के कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सपीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साक्ष्य लोप करता है, के ने इस धारा के अधीन बताया गया अपराध किया है। दूसरा कह रहा है, ए बीइंग लीगली बाउंड टू अपीयर बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज एज अ विटनेस इन ओबीडियंस टू अ समन्स issued by that district judge intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in this section। तो जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कोई उपसंजात होने का साक्ष्य लोप करता है तो भी उसने इस धारा के अधीन बताया गया अपराध किया गया है। ठीक है भैया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. 174A 175 ये सब आपको सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, 76 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए 177 पे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन। ये आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है और ये मेंस में भी पूछा गया सवाल है। यूपीएचएस के मेंस में सवाल पूछा गया था ये। ठीक है, पढ़िए 177। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ, इतना टाइम तो आप लोग पहले आप में निकाल देते हैं। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट एज सच फर्निशेस एज ट्रू इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट विच ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both, or if the information which is legally bound to give respects the commission of an offence or is required for the purpose of preventing the commission of an offence or in order to the apprehension of an offender, with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine or with both। देखिए 177 जो है मिथ्या इतला देने के बारे में बात कर रहा है।
मिथ्या से तो आप सब जानते हैं, मिथ्या किसे कहते हैं? फॉल्स, झूठा, इंफॉर्मेशन देना, झूठी सूचना देना। ये कह रहा है कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। अथवा यदि वह इत्तला जिसे देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो। देखिए सेकंड पार्ट जो है, अब यहाँ ऑफेंस के बारे में बात करने लगा। पहले वाला जो 177 का पार्ट है वो अपराध से इतर कोई सूचना हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक यदि अपराध के संबंध। प्लीज माइक ऑफ कीजिए सैयदा जी। तो यहाँ सेकंड वाले पार्ट में क्या बात है गई, यहाँ अपराध के विषय में बात कर रहा है। ये कह रहा है अथवा यदि वह इत्तला जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए अब यहाँ इसके 2 इलस्ट्रेशन हैं, वो इलस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे तो आपको ये धारा जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये कह रहा है a लैंड होल्डर नोइंग ऑफ द कमीशन ऑफ अ मर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज estate willfully misinforms the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of the bite of a snake, A is guilty of the offense defined in this section। ये कह रहा है कि एक भूधारक है, भूधारक का मतलब भूमि का स्वामी है, यह जानते हुए कि उसकी भू संपदाओं की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, कै इस धारा के में परिभाषित अपराध का दोषी है। देखिए उसको पता है कि ये मृत्यु जो है एक्सीडेंटल नहीं है, दिस इज अ मर्डर, और वो मर्डर की जानकारी होने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब को क्या सूचना दे रहा है कि जी सांप के काटने से मौत हुई है और जबकि उसका वहाँ मर्डर हुआ है। तो ऐसी अवस्था में वो मिथ्या इत्तला देने के लिए लाइबल, जो इसका अपराध है 177 का, उसके लिए वो लाइबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। समझ आ रहा है आप लोगों को सबको अच्छे से? यस सर जी। इसका एक इलस्ट्रेशन नंबर बी है, उसे भी देख लीजिए। बी इलस्ट्रेशन कह रहा है अ विलेज वॉचमैन knowing that a considerable body of strangers has passed through his village in order to commit a dacoity in the house of Jed, a wealthy merchant residing in a neighboring place, and being bound under clause 5 section 7 regulation 3rd 1821 of the Bengal Code to give early and punctual information of the above fact to the officer of the nearest police station willfully misinforms the police officer that a body of suspicious characters passed through the village with a view to commit dacoity in a certain distant place in different direction. Here A is guilty of the offense defined in the later part of this section। देखिए यहाँ जो ग्राम चौकीदार वाली बात आ गई। ग्राम चौकीदार तो आप समझते होंगे, ग्राम चौकीदार कौन होता है?
डू यू नो? जो रात सर, गाँव वाला चौकीदार जो जी। गाँव में पहरा देता है। जी सर। देखिए, ग्राम चौकीदार जो है एक सरकारी पद है और ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है और इसकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सवाल भी आता है कि ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा जिला मजिस्ट्रेट। उसमें कई बार ना एसएसपी लिख के आते हैं हम लोग, वो समझते हैं कि ये पुलिस विभाग का एक अंग है। जो ग्राम चौकीदार है वो पुलिस विभाग की सबसे छोटी इकाई है। हर गांव में पुलिस का वो प्रतिनिधि है। उसकी ड्यूटी है कि गांव में होने वाले कोई अवैध कार्य हैं या कोई ऐसी गतिविधि नज़र आ रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध व्यक्ति गांव में घूम रहा है, तो ही इज़ ड्यूटी बाउंड। ये उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो की सूचना जो है तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे। सॉरी, आपने देखा होगा कि चौकीदार जो है वो लाल रंग की पगड़ी सी बांध के रहते हैं और हर गांव में चौकीदार की नियुक्ति होती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि चौकीदारों की मीटिंग ली गई थानाध्यक्ष के द्वारा, तो वहाँ वो सब लोग जो है लाल रंग का उस पर पगड़ी उनको मिली होती है और उनकी मेनली ड्रेस वही है, खाकी कलर की कपड़ा सा, कोई कुर्ता सा पहन लिया, मतलब कोई उनका वेल ड्रेस्ड कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा मानदेय बेचारों को मिलता है उन्हें। ठीक है, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि वो ड्यूटी बाउंड है। ठीक है जी। ये तो सर सेक्शन 40 सीआरपीसी को भी कोरिलेट करता है। हाँ, तो यहाँ जो है सेकंड वाला पार्ट जो है, इसके सेकंड पार्ट से जो सेकंड इलस्ट्रेशन है वो सेकंड पार्ट से रिलेट कर रहा है इसका, और फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन पहले वाले पार्ट से रिलेट कर रहा है। क्योंकि जो एक भूधारक है वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, ठीक है, और जो यहाँ सेकंड वाला है वो ड्यूटी बाउंड है। उसकी ड्यूटी है कि वो तत्काल सूचना दे। ठीक है, तो इसका एक स्पष्टीकरण भी है, वो देख लीजिए। इन सेक्शन 176 एंड इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन नेमली। ये कुछ सेक्शन यहाँ 176 और 177 के संदर्भ में इन्होंने बताए हैं कि धारा 176 और इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया कोई ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं में क्या होता, अपराध होता। और अपराधी शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी अभिकथित हो। तो स्पेसिफिक धारा 176 और 177 के लिए स्पष्टीकरण में बताई है कौन कौन सी धाराएं हैं। 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 58, 59 और 60। ठीक है, ये स्पेसिफिक धारा बताई हैं इन दो धाराओं के लिए। और वो कह रहा है कि यदि कोई ऐसा कार्य जो इन धाराओं में भारत में अपराध बताया गया है और यदि वो भारत से बाहर भी किया जा रहा है तो वैसी अवस्था में, एक मिनट आप होल्ड कीजिए ज़रा। हेलो हेलो